हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज जो है हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो नया चैप्टर है हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म और ये है क्लास 10th का। अब आज हम जो है इसके बारे में सबसे पहले शुरुआत में इस वीडियो में जो है हम फेडरलिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो है उसके मेन फीचर्स को जानेंगे और फेडरलिज्म कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फेडरलिज्म क्या है उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले जो हमारा वीडियोस था, जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है पावर शेयरिंग, उसी को इसमें रिकॉल करते वक्त हम आगे चलेंगे। जैसा उसमें मैंने आपको फेडरलिज्म के बारे में एक जो कह सकते हैं एक बैकग्राउंड मैंने उसको समझाया था, एक जो शुरुआत क्या हो सकती है फेडरलिज्म एक्चुअली है क्या, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा बेल्जियम और श्रीलंका की हमने स्टोरी पढ़ी थी, तो बेल्जियम में क्या था, वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ थी लैंग्वेज के आधार पर, और वही सेम कंडीशन आपके श्रीलंका में था। श्रीलंका में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिली लैंग्वेज के आधार पे, साथ ही साथ जो है आपके रिलीजन के आधार पे। लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ अपनाई, जिसकी वजह से जो है एक जगह जहां पावर्स को शेयर किया गया यानी कि बेल्जियम में, वहां पे यूनिटी बरकरार रही और सब कुछ सही ढंग से चला, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। लेकिन वहीं दूसरी ओर श्रीलंका में क्या था, वहां पे मेजोरिटेरिज्म के कारण जो है वहाँ पावर शेयर नहीं किए गए, जबकि मेजॉरिटी का पूरा दबदबा बना, जिसकी वजह से दो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ थी, सिन्हाला कम्युनिटी और तमिलियंस की कम्युनिटीज़ में जो है कन्फ्लिक्ट्स हुए, जिसका परिणाम जो है सिविल वॉर के रूप में सामने आया था। तो कुल मिला के क्या बताया गया आपको कि उस लेसन में कहा गया कि जो पावर को शेयर करना जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी यूनिट के लिए। अब जब कोई कंट्री जो है अपने पावर्स को अलग अलग डिफरेंट लेवल्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, पावर्स को देता है, शेयर करता है, तो वही फेडरलिज्म कहलाता है, जैसा कि हमने उस लेसन में पढ़ा। अब अगर हम फेडरलिज्म की डेफिनेशंस को देखें एक आमतौर पे कई दूसरे रूप में, तो क्या कहा जाएगा, देखिए कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर आर divided between a central authority and the various constituent units of the country। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फेडरलिज्म क्या है, ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसके अंतर्गत पावर्स को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। मतलब आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, जैसे इसमें देखिए बताया गया है कि सेंट्रल टू स्टेट एंड स्टेट टू लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल अथॉरिटी के पास जो पावर होता है वो उस पावर को जब डिफरेंट लेवल्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, शेयर करता है, तो वो क्या कहलाता है, फेडरल कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास जो है सबसे ज़्यादा पावर होता है, ठीक है, और वो अपना पावर जो वो अलग अलग लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, फेडरलिज्म क्या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म। आप इसे डिफाइन आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए क्या कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म यहाँ बताया गया। अब जैसे आप किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, या कह लीजिए कि आप अगर कहेंगे कि फेडरलिज्म क्या है तो उसके बारे में आप बताएंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि किस क्वालिटी के को देखते हुए किसके आधार पर आप कहेंगे कि यह फेडरलिज्म होता है, तो वही उसके फीचर्स होते हैं। तो जैसे पहला फीचर्स में देखिए क्या बताया है कि देयर आर 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म में क्या होता है, फेडरलिज्म में 2 या 2 से अधिक जो है टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब ये टायर क्या है, टायर मतलब यहाँ नहीं है कि आपका वो गाड़ी का चक्का है, टायर मतलब होता है लेवल। मतलब फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत गवर्नमेंट में जो है 2 या 2 से अधिक लेवल्स होते हैं, स्तर होते हैं, जिसमें जो है वो गवर्नमेंट अपना काम कर रही होती है। तो पहला फीचर जो है बहुत ही आसान था कि गवर्नमेंट का जो है 2 या 2 से अधिक लेवल्स होते हैं, टायर्स होते हैं। अब सेकंड क्या कहता है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अब जैसे यहाँ कहा गया कि 2 या 2 से अधिक टायर्स होते हैं, लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो यहाँ कहा गया हर लेवल का, हर टायर और जो गवर्नमेंट का अलग अलग टायर बना हुआ है उसके अपने जुरिडिक्शंस होते हैं। जुरिडिक्शन मतलब दायरा, उनके वर्क करने का एक दायरा परिमाप जो है बना हुआ है, जिसके अंतर्गत हर अलग अलग लेवल्स के जो है गवर्नमेंट अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करती है, अपने लिए रूल्स वगैरह लोगों के लिए बनाते हैं। सेकेंड वन भी क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड क्या कहता है, देखिए द जुरिडिक्शंस ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर specified in the constitutions
authority and existence of each label is constitutionally guaranteed। अब क्या कहता है, हमने बताया कि आपके गवर्नमेंट्स के जो अलग अलग लेबल्स हैं उनके अलग अलग दायरे हैं, मतलब 2 से अधिक लेबल्स होते हैं, उनके अपने अपने एक निश्चित दायरे बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत वो काम करते हैं। तीसरा कहता है कि ये जो दायरे हैं, मतलब गवर्नमेंट्स के अलग अलग लेवल्स के जो दायरे हैं वो ऐसे ही नहीं है कि आप मतलब किसी ने कुछ भी दे दिया तो हो गया है, वो स्पेसिफाइड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब हमारा जो संविधान है उसमें साफ तौर से उन दायरों के बारे में चर्चा की गई है, वो लिखित रूप से हैं और उसे जो है पूर्ण रूप से गारंटी भी दी गई है। मतलब ये नहीं है कि केवल नाम के लिए है, वो संविधान में लिखित है और इसलिए वो पूर्ण रूप से सत्य हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आज आपको दायरा दिया गया कि आज आप पावर बना लीजिए, कल आपका पावर ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका वो दायरा, वो हर लेवल का दायरा जो है वो फिक्स करके रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट वन क्या कहता है कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब कहा गया कि जैसे जब हमारे देश का संविधान बन रहा था उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने ये मतलब कि पहले से ही एक कह सकते हैं अनुमान लग चुका था कि हो सकता है इन संविधान के नियमों के आगे कुछ समस्याएं भी आए। जैसे इसमें कहा गया कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसने स्टेट गवर्नमेंट को अपने हिसाब से पावर दिए हैं कुछ, लेकिन पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई कानून बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, रातों रात नियम मतलब कि कानून बना दे कि ये कानून स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो मान्य नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। भाई स्टेट कुछ कह रहा है, सेंट्रल कुछ कह रहा है ना। तो ये चीज़, इसी चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया कि फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरी बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई भी फंडामेंटल प्रोविज़न जो है, अगर कोई एक कानून बना लेता है तो उस कानून को बदलने के लिए, उस लॉ को बदलने के लिए जो है कोई एक लेवल जो है अकेले फैसला नहीं ले सकता। उसके लिए मीटिंग्स होंगी, सभी स्टेट्स मिलके जो सभी प्रोविज़न सब लेवल्स जो है गवर्नमेंट के वो मिलके आपस में चर्चाएं करेंगे, उसके बाद ही हो सकता है कोई डिसीजन लिया जाए। मतलब कोई एक जो है लेवल जो है दूसरे लेवल के डिसीजन को बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आपका चारों हो गया। पांचवा हमारा क्या कहता है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इट सॉल्व्स द डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब मतलब कहने का क्या है कि कोर्ट्स जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर्स आपके दिए गए हैं अलग अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए, वो पावर्स को बताने का काम कौन करता है, उसे बताने का, उसके बारे में लोगों को मतलब लेवल्स को, गवर्नमेंट को समझाने का, उनके दायरों को बताने का काम किसका होता है, आपके कोर्ट का होता है, यानी आपके जुरिडिक्शन को होता है। अब कोर्ट जो है वो यह बताती है हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कि आपके दायरे क्या हैं और आपके जो है क्या पावर्स हैं। साथ ही साथ अगर क्या कहा गया कि द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इट सॉल्व्स द डिस्प्यूट अराइज बिटवीन। अगर कभी अलग अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट टू कोई और स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट टू रीजनल गवर्नमेंट हो, या टू अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट हो, रीजनल टू रीजनल गवर्नमेंट हो, मतलब किसी भी अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है, किसी मुद्दे को लेके कोई बहस हो जाती है या कोई कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस दिखाई देते हैं, तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने का जो है निर्णय या कह सकते हैं फैसला लेने का काम कौन करता है, आपका कोर्ट करता है। ठीक है, तो मतलब आपने अभी हम लोगों ने जितने व्यूज़ पढ़े हैं उसमें क्या क्या बताया गया, एक बार से रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे अगला फीचर हम देखते हैं। जैसे पहला फीचर क्या बताया कि फेडरलिज्म में के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अपने अपने दायरे होते हैं काम करने के। इन दायरों को जो है स्पेसिफाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा और इनका जो अस्तित्व है इसे पूर्ण रूप से लिखित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। और जितने भी अगर कोई जो है गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का जो है फैसला लेती है तो कोई सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसे मना नहीं कर सकती या उसे बदल नहीं सकती है अकेले। उसको बदलने के लिए उसे कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट,
कोर्ट्स हैव द पावर, मतलब जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के लिए जो पावर्स बताए गए हैं, उन पावर को आपके गवर्नमेंट्स के अलग अलग लेवल्स को बताने का काम, उन्हें उससे जो है आमने सामने मतलब पूर्ण रूप से उसे समझाने का काम कौन करता है? कोर्ट करता है। साथ ही साथ कोर्ट अगर अलग अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में अगर किसी प्रकार के डिस्प्यूट हो जाती है तो उस डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने का काम कौन करता है? आपका गवर्नमेंट आपका कोर्ट करता है। तो इस प्रकार से हमने ये 5 फीचर्स पढ़े। अब अगला फीचर क्या है उसे हम देखेंगे। तो हमारा जो है 6वां फीचर कौन सा है देखते हैं। 6वां फीचर क्या कहता है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं अलग अलग जो टायर्स हैं, अलग अलग जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट की, सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल ज़रूरत होती है। अब इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फाइनेंशियल जो हमारी ऑटोनॉमी है उसको क्लियर करने के लिए साफ तौर पे ये बता दिया गया है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा। मतलब कि जैसे हर चीज़ को चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। अब ये पैसा किस लेवल के स्टेट मतलब गवर्नमेंट में कहाँ से वो पैसा आना है, किस जरिए से आएगा, कि क्या माध्यम होगा, उस माध्यम को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड किया गया है। नेक्स्ट क्या कहता है कि ये आपके फीचर्स में कहते हैं कि देयरफॉर ए फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स। हम ये कह सकते हैं कि फेडरल सिस्टम का मतलब डबल ऑब्जेक्टिव्स है, या कह लीजिए एक इसका सबसे 2 महत्वपूर्ण इसके गुण हैं, हम कह सकते हैं इसको, या 2 वर्क होता है मेनली। कि क्या है वो ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट क्या कहता है? टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट। मतलब पहली उसकी ड्यूटी कह लीजिए, पहला ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, पहला उसका वर्क कह लीजिए, वो ये कहता है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्रीज। फेडरलिज्म का ये कह सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव ही है कि वह क्या करता है, हम देश के यूनिटी को और मतलब मजबूत बनाता है, साथ ही साथ उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। मतलब देश की यूनिटी को सुरक्षित रखना और उसे और मजबूत बनाने का काम कौन करता है? फेडरलिज्म। कैसे? सिंपल सी बात है। फेडरलिज्म में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट में जो है अलग अलग लेवल्स में पावर्स को शेयर करना। जब पावर्स को शेयर किया जाएगा तो यूनिटी अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि अलग अलग लेवल्स में जो है कम्युनिटीज़ में जो है कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, और जब कन्फ्लिक्ट नहीं होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हर हाल में ही यूनिटी जरूर ही मजबूत होगी। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि एट द सेम टाइम एकमोडेट द रिलीजन डाइवर्सिटीज़। इसके अलावा मतलब यूनिटी को उसे बरकरार रखना है, मजबूत करना है। साथ ही साथ क्या करना है कि जैसे आपके कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजन कम्युनिटीज़ है, आपकी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, आपकी लैंग्वेज डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग डाइवर्सिटीज़ को एकमोडेट करना भी फेडरलिज्म का ही काम है। मतलब कि ऐसा ना हो कि किसी भी मुद्दे को लेकर ऐसा मतभेद बने कि लोगों में कन्फ्लिक्ट हो। इस चीज़ को देखने की जिम्मेदारी, इसे एकमोडेट करने की जिम्मेदारी, कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपके फेडरलिज्म की होती है। तो इस प्रकार से हमने जो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे पहले हमने फेडरलिज्म को जाना कि फेडरलिज्म एक्चुअली में है क्या, उसे डेफिनेशंस को जाना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ा। लास्ट में आपको यहाँ बताया गया कि फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसे हमने पढ़ा है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? अब हम चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बाद। तो नेक्स्ट टॉपिक था क्या हमारा? टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म जो है वो 2 प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं। एक है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म या फेडरल। अब पहले हम जो है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म को या फेडरेशन को जो है समझ लेते हैं। जैसा कि नाम है यहाँ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर मतलब सभी लोग मिलकर एक साथ हुए हैं, मतलब बाहर की चीज़ें जो हैं मिलकर एक हुई हैं, वो है कमिंग टुगेदर। बाहर से मिलकर एक हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों को एक हो जाना है, वो कमिंग टुगेदर है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं वो सभी मिलकर जो है क्या करते हैं, एक बड़ा सा यूनियन बनाते हैं। वो तो जब ये इस प्रकार का यूनियन बनाते हैं तो वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। मतलब क्या कि जैसे समझ लीजिए कि हम ऐसे कह सकते हैं कि कई छोटे छोटे जो हैं वो आपके स्टेट्स हैं वो मिलकर जो है एक गवर्नमेंट बनाएं, एक यूनियन बनाएंगे। तो वो क्या होगा, ये सारे आपके मिलकर यूनियन बना रहे हैं तो क्या होगा आपका, वो बन जाएगा कमिंग टुगेदर
फेडरेशन हो जाएगा, मतलब सारे छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर एक यूनियन बनाएं। इसके बारे में क्या बताया गया देखिए कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिटी, मतलब इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स हैं वो सभी मिलकर अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से मिलकर जो है एक बड़ी यूनिटी को बनाते हैं, तो आपकी कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाती है। नेक्स्ट, रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, मतलब ये एक दूसरे से मिलते भले ही हैं, एक फेडरेशन भले बनाते, एक बड़ी सी यूनिट बनाते भले ही हैं, लेकिन इनकी आइडेंटिटी वही रहती है। ये नहीं है कि जैसे अलग अलग स्टेट्स जो हैं मिलके एक देश बना रहे हैं, एक मतलब यूनियन बना रहे हैं, तो उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। उनकी आइडेंटिटी, उनका नाम वही रहेगा, वो नाम नहीं बदलता, उनकी आइडेंटिटी नहीं बदलती है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाती है। भाई सभी लोग मिलकर एक साथ हो जाएंगे तो सिक्योर इंसान जो है या कोई भी यूनियन जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं चेंज होती, जबकि सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आगे क्या कहते हैं कि स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड एरिया स्ट्रॉन्ग इन द फेडरेशन, मतलब इसमें क्या होता है, इस टाइप के कमिंग टुगेदर आपके जो फेडरेशन है उसमें स्टेट के पास जो है सबसे ज़्यादा पावर होता है यूनियन की, मतलब सेंट्रल की अपेक्षा स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स, स्टेट के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो खुद से अपनी मर्जी से आए हैं, तो स्टेट्स ज़्यादा उनके पास पावर ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन की गवर्नमेंट में यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। जैसे यूएसए जो है वो अलग अलग स्टेट्स मिलकर जो है यूएसए का निर्माण हुआ है, यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि इसका नाम भी देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अलग अलग स्टेट्स यूनाइट होकर अमेरिका का निर्माण किए हैं। वैसे ये स्विट्जरलैंड है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया। एक बार फिर से अगर देख लें तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट जो है अपने आप स्वतः ही अपनी इच्छा से आते हैं और एक बड़ा यूनिटी, एक बड़ा यूनियन बनाते हैं, तो वो कमिंग टुगेदर आपका होता है क्या, फेडरेशन। साथ ही साथ उसमें बताया गया कि इसमें उनकी आइडेंटिटी रिटेन करती है, वो नहीं चेंज होती है, बल्कि उनकी जो होता है सिक्योरिटी है वो इंक्रीज होती है। प्लस यहाँ पे स्टेट के पास ज़्यादा पावर होता है कैपिटल की सेंट्रल की अपेक्षा। एग्जाम्पल में आपके यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसके अपोजिट में चले हम होल्डिंग टुगेदर के बारे में। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या कहता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, होल्डिंग मतलब किसी चीज़ को होल्ड करना। तो यहाँ क्या होता है कि लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, मतलब एक लार्ज कंट्री जो होती है वो क्या डिसाइड करती है कि उसके अंतर्गत जितने भी छोटे मोटे प्रांत हैं, स्तर हैं या राज्य हैं, उसमें अपने पावर्स को वो शेयर करे। अब चूंकि लार्ज कंट्री है, वो अपने पावर्स को शेयर कर रही है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है सेकंड पॉइंट आपका क्या बताया गया है कि सेंट्रल पावर गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन अदर, मतलब एक लार्ज कंट्री अपने पावर्स को डिवाइड करती है अपने स्टेट लेवल पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। सेकंड वन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट की अपेक्षा ज़्यादा पावर होता है। सीधी सी बात है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो अपनी पावर्स को बांट रही है, तो उसी के पास ज़्यादा पावर होंगे। और constituent unity have unequal powers, some units are granted special powers। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है, मतलब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वह अपनी इच्छा से अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग प्रकार के अनइवन पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये नहीं है कि सबके पास बराबर पावर है, वो देखती है किस यूनिट में या किस कॉन्स्टिट्यूशन को किस स्टेट को उसकी सुविधा के अनुसार, उसकी आवश्यकता अनुसार जो है ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से वो कम ज़्यादा पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, आपका एग्जांपल में आता है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। बेल्जियम को हमने देखा ही कि बेल्जियम ने क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्टेट गवर्नमेंट में और कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो है पावर्स को डिवाइड किया था, इसलिए आसानी से वहाँ पे यूनिटी बनी रही और जो है गवर्नमेंट्स का काम भी आसानी से हुआ और किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं हुआ। सेम वही कंडीशन हमारे भारत की है। हमारा भारत क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स के गवर्नमेंट को पावर दिया है, साथ साथ लोकल गवर्नमेंट को भी इसने अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए यहाँ की यूनिटी जो है वो और भी स्ट्रांग है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि फेडरेशन के दो टाइप्स है, एक है कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। अब
ये इस टॉपिक के बाद जो हमारा अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो एक फेडरल कंट्री है, या व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट जो है वीडियोज़ का आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।